नमस्ते बच्चों। आज का टॉपिक अपना क्या है बेटा? ईथर के भौतिक गुण। हमने अपनी लास्ट क्लास में ईथर बनाने की विधियों के बारे में पढ़ा था और जिसमें एक विधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी जो थी विलियमसन ईथर संश्लेषण, नेम रिएक्शन। और वहाँ से क्वेश्चन आता है। आज का टॉपिक बेटा अपना क्या है? ईथर के भौतिक गुण। तो बेटा ईथर के भौतिक गुणों में कोई इतनी विशेष बातें नहीं है, लेकिन 2 या 3 पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पर हमें विशेष ध्यान देना। सबसे पहली बात तो ये करें कि बेटा जो ईथर होता है वो जल से हल्का होता है और जल में अविलय होता है। तो याद रखेंगे कि ईथर जल से हल्का, ईथर जल से हल्का तथा जल में अविलय होता है। क्या लिखा बेटा? ईथर जल से हल्का होता है, क्योंकि जल में विलय नहीं होता, वो सतह पर रहेगा हल्का होने के कारण, और जल में क्या होता है? अविलय होता है। इसके बाद बेटा ईथर की हम आगे बात करें तो यह अत्यंत वाष्पशील एवं ज्वलनशील द्रव है। ईथर है बेटा वो किस प्रकार का द्रव है कि ईथर की अत्यंत वाष्पशील और ज्वलनशील द्रव है। अब यहाँ पर बेटा एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि ईथर की वाष्प को यदि व्यक्ति सूंघ लेता है, ईथर की जो वाष्प है या ईथर को व्यक्ति ज़्यादा समय तक सूंघ लेता है तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक बात अच्छी लिख सकते हैं कि इसकी वाष्प को सूंघने पर व्यक्ति बेहोश हो जाता है। कि यहाँ लिख सकते हैं बेटा, ईथर की वाष्प को सूंघने पर, ईथर की वाष्प को सूंघने पर व्यक्ति बेहोश हो जाता है। ईथर की वाष्प को सूंघने पर व्यक्ति बेहोश हो जाता है। इसलिए इसका उपयोग बेटा किस में करेंगे? अगर आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा हो तो हमने लिखा था किसके लिए, अगर आपको विशेष बात याद हो, क्लोरोफॉर्म। तो मैंने लिखा था कि क्लोरोफॉर्म को सूंघने पर व्यक्ति बेहोश हो जाता है और ज़्यादा सूंघ लिया तो व्यक्ति बिना बोले, समझ गए आप? तो उस क्लोरोफॉर्म के उस गुण को मैंने क्या नाम दिया था कि इसका उपयोग हम इस रूप में कर सकते हैं। अगर याद है तो कमेंट्स में बता दीजिए जल्दी से कि इसका उपयोग निषेचक के रूप में किया जाता है। तो विशेष बात रखनी कि ईथर को सूंघने पर व्यक्ति बेहोश हो जाता है और इसका उपयोग इस रूप में किया जाता है। तो ये आपके लिए विशेष बात है, इसको हमें याद रखनी है। तो हमने ईथर के भौतिक गुणों में 3 पॉइंट लिखे हैं। तीनों पॉइंट में अगर आप समझना चाहो कि ईथर जल से हल्का और जल में अविलय होता है, यह अत्यंत वाष्पशील एवं ज्वलनशील द्रव है। ईथर की वाष्प को सूंघने पर व्यक्ति क्या हो जाएगा? बेहोश हो जाता है। अब बेटा यहाँ से मैं आपको 2-3 चीज़ें और एक इम्पोर्टेंट बातों की हम बात कर लेते हैं कि अगर हम किसी ईथर की संरचना बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं समझाना चाहता हूँ। डाई एथिल ईथर की संरचना, क्या लिखा है? डाई एथिल ईथर की संरचना। तो ये ऑक्सीजन लिख दिया, CH2 CH3 CH2 CH3। तो ये डाई एथिल ईथर हो गया। अब बेटा देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते? 6 होते हैं। 6 में से बंद बनाने में कितने भाग ले रहे हैं? 2। तो शेष कितने बच गए? 4।
और 4 का मतलब कितने लोन पेयर? 2। तो सबसे पहली बात तो जो डाई एथिल ईथर होता है, ये जो ईथर होगा, ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उस ऑक्सीजन परमाणु पर संकरण क्या होगा? बता सकते हो बेटा इस पर? आपने जो ईथर लिखा है, इस ईथर में ये जो ऑक्सीजन परमाणु है, इस परमाणु पर संकरण क्या होगा? सिंपल सा बेटा, निकालना चाहो तो देखो बेटा, 1 और 1 2 तो बंद है और 2 लोन पे, तो कुल कितने हुए? 4। तो 4 का मतलब इस ऑक्सीजन पे संकरण कौन सा हो गया बेटा? sp3। तो ये अपना ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उसमें संकरण कौन सा होता है? sp3। तो इसको बेटा इस प्रकार से लिख सकते हो कि ईथर में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में। अब आपने पढ़ा होगा कि संकरण अगर sp3 है तो ज्यामितीय जो आकृति होती है वो चतुष्फल की होती है, लेकिन लोन पेयर के कारण इसकी आकृति क्या होगी बेटा? कोणीय। तो याद रखना है कि ईथर में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में तथा ईथर में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु sp3 अवस्था में तथा ज्यामिति कोणीय। ज्यामिति क्या होती है बेटा? कोणीय होती है। अब बेटा यहाँ से हम एक बात करें कि जो ईथर होता है, ईथर में संकरण sp3 है, तो बेटा sp3 जब संकरण होता है तो बंद कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। अगर ऑक्सीजन पर संकरण sp3 है तो नॉर्मली बंद कोण कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन जब डाई एथिल ईथर की हम जब संरचना देखते हैं तो ये बंद कोण बेटा 110 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। ये बंद कोण कितना? तो बेटा 110 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या होता है कि बेटा ईथर में जो एल्किल समूह जुड़े होते हैं और एल्किल समूह का आकार बड़ा होगा, तो आकार बड़ा होने के हिसाब से इस प्रकार से फैलेगा, तो बंद कोण के मान में वृद्धि होती है। तो आप लिखोगे डाई एथिल ईथर में बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट ना होकर 110 डिग्री होता है, क्योंकि ईथर में एल्किल समूह है। ये एल्किल हो गया क्योंकि ईथर को आप नॉर्मली रिप्रेजेंट कैसे करोगे? O R और R और यहाँ लोन पे। ईथर में एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर जो एल्किल समूह, इनमें प्रतिकर्षण बढ़ेगा, जिससे इनके मध्य का जो बंद कोण होगा, इनके मध्य में जो बंद कोण होगा उसका मान क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। तो यहाँ से बेटा तो आगे हम यहाँ से बात कर सकते, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसी का एग्जाम्पल समझा दे बेटा। डाई एथिल ईथर क्या लिखा बेटा? डाई एथिल ईथर। तो यहाँ लिखे बेटा डाई एथिल ईथर में बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट न होकर 110 डिग्री होता है, क्योंकि एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर, क्या लिखा बेटा? क्योंकि एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर बंद कोण का मान बढ़ता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि एल्किल समूह में, क्योंकि बेटा ये एल्किल समूह में, तो बेटा यहाँ से आपके माइंड में बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी इतना पढ़ने के बाद। अब मैं फिर से एक बार ईथर के भौतिक गुणों के जो पॉइंट है, उनके मेन बिंदु हम उसकी बात कर लेते हैं। ईथर बेटा जल से क्या होता है? सबसे पहले हल्का। ईथर है वो जल से हल्का होता है, और विशेष बात जल में क्या होगा?
अविलेय या बहुत कम विलेय होता है। इसकी वाष्प, ये अत्यंत वाष्पशील होता है और ज्वलनशील भी होता है। इसकी वाष्प को सूंघने में व्यक्ति क्या होता है, बेहोश हो जाता है, जिसके कारण इसका प्रयोग हम निषेचक के रूप में करते हैं। अब सबसे विशेष है, ईथर में जो ऑक्सीजन परमाणु है वो कौन सी अवस्था में होता है बेटा, sp3 संकृत अवस्था में पाया जाता है, तथा इसकी ज्यामिति क्या होती है, कोणीय। जो आकृति है वो कोणीय होती है। डाई एथिल ईथर C2H5 और C2H5O में बंद कोण 110 डिग्री होता है, क्योंकि एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर बंद कोण बढ़ता है। इसका रीजन भी सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो बेटा ये थे ईथर के भौतिक गुण। इसके बाद हम बात करते हैं ईथर के रासायनिक गुणों की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें हम। देखो बेटा, ईथर के रासायनिक गुण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा अपना, ईथर के रासायनिक गुण। और इसमें आप इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, तो ये बात तो समझ गए कि ईथर के रासायनिक गुण का मतलब इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। तो इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें पहला एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी आएगी बेटा, एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखा बेटा, एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ईथर में जो ऑक्सीजन है, ईथर में जो ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन से जो R समूह जुड़ा होता है, एल्किल समूह जुड़ा होता है, उसके प्रतिस्थापन की अभिक्रियाओं की हम बात करेंगे। तो बेटा इसमें जो पहली अभिक्रिया आएगी उसका नाम है बेटा हैलोजनीकरण। इसकी जो फर्स्ट रिएक्शन आएगी बेटा, इसमें क्या नाम लिखा बेटा इसका, हैलोजनीकरण। करें ईथर के अभिक्रिया में कौन सी, हैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो बेटा जब हैलोजनीकरण अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ आपको याद क्या रखना है कि ईथर का हैलोजनीकरण दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो लेंगे हम अंधेरे में और एक लेंगे सूर्य के प्रकाश में। ईथर का हैलोजनीकरण जब अंधेरे में किया जाता है, जहाँ सूर्य का प्रकाश एब्सेंट है, वहाँ पर जो एल्किल समूह है उसके अल्फा हाइड्रोजन के स्थान पर आपका हैलोजन जुड़ जाएगा। अल्फा जो हाइड्रोजन है एक, उसके स्थान पर हैलोजन जुड़ जाएगा। लेकिन अगर यह हैलोजनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किया गया, हैलोजनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किया गया, तो ईथर में जितने भी एल्किल समूह में जितने भी हाइड्रोजन है, उन सब का प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा हो जाएगा। तो इसको मैं समझाता हूँ, यहाँ पे ढंग से समझने की कोशिश करना बेटा। तो बेटा हम करें कि ईथर का हैलोजनीकरण अंधेरे में Cl2 या Br2 से कराने पर अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा होता है। ईथर का हैलोजनीकरण, ईथर का हैलोजनीकरण अंधेरे में Cl2 या Br2 से कराने पर अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाता है बेटा, हैलोजन के द्वारा होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ बातें विशेष ध्यान रखनी है बेटा। देखो जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, CH3
CH2O CH2CH3। तो बेटा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ये जो कार्बन जुड़े होते हैं, ये कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। तो ये भी अल्फा कार्बन है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन जुड़े, देखो इस ऑक्सीजन से जो कार्बन जुड़े दोनों, वो कौन से कार्बन होंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो अल्फा हाइड्रोजन है। अब जैसे मैंने इसकी क्रिया किससे करवा दी बेटा? Cl2 से। लेकिन बेटा कंडीशन यहाँ पर मैंने क्या रख दी? अभी क्रिया किस में बेटा? अंधेरे में है। तो बेटा क्या होता है कि यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, HCl बाहर चला गया और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा। कंडीशन समझ में? सिंपल सी बात है कि अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन पे भी है और अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन पे है। तो पहले प्रोसेस क्या होगी? यहाँ से H और यहाँ से एक Cl बाहर चला गया, एक Cl आपने यहाँ जोड़ दिया। उसके बाद इधर भी अभी अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl बाहर चला जाएगा, तो एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा। अर्थात एक एक अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन Cl के द्वारा हो जाएगा। तो बेटा मैंने यहाँ Cl कितने लिख दिए बेटा? 2 लिखे। तो एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, 2H, कुल Cl कितने? 4। तो 4 में से 2 Cl, तो 2H और 2 Cl, 2HCl बाहर चला गया, एक Cl को मैंने यहाँ जोड़ दिया और दूसरे Cl को मैंने यहाँ। तो कंपाउंड क्या बना बेटा? CH3 CH2 के स्थान पर यहाँ पे Cl O CH Cl CH3 हो गया। इसको क्या बोलते बेटा? अल्फा। इसको अल्फा मान लिया, इसको अल्फा डैश नाम दे दिया। तो अल्फा डैश 2 Cl के लिए डाइक्लोरो, अल्फा डैश डाइक्लोरो। और इस कंपाउंड का नाम तो आप जानती हो, क्या होता है बेटा? डाई एथिल ईथर। क्या नाम दिया बेटा? डाई एथिल ईथर, हमने इसको नाम दिया है। अब देखो बेटा यहाँ पे कि इतनी रिएक्शन हो गई। अब ये अभिक्रिया अगर हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएं, यही हैलोजनीकरण क्रिया कहाँ हो? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या होता है देखो, लेकिन यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने पर, यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने पर सभी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन द्वारा हो जाता है। तो सभी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन के द्वारा हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम आगे बात करें इसको समझने के हिसाब से। तो इसके एक रिएक्शन लेते हैं बेटा। तो रिएक्शन में जैसे ये कंपाउंड में ले रहा हूँ यहाँ पे CH3 CH2O CH2CH3 क्रिया Cl2 से, और वो स्थिति बेटा एक ही बात है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जैसे ही मैंने बेटा यहाँ पर क्या लिखा है? सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश जब हम लिखेंगे तो होगा क्या? जितने भी हाइड्रोजन है वो सब हट जाएंगे, उनके स्थान पे Cl जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन काउंट करते हैं बेटा, 3 2 5 और 5 5 10। तो 10 हाइड्रोजन हटेंगे तो 10 Cl तो यहाँ जुड़ेंगे और 10 हाइड्रोजन के साथ तो कुल Cl चाहिए 20। तो 20 का मतलब मैंने यहाँ लगा दिया 10 Cl2। तो 20 Cl हो गए। अब 10 तो यहाँ जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? CCl3 CCl2O CCl2 CCl3 प्लस 10 HCl प्लस बेटा क्या बन गया? 10 HCl बन गया। अब बेटा इस कंपाउंड का नाम देना, मैं एक तरीका बता रहा हूँ बेटा। अगर किसी कंपाउंड में सब हाइड्रोजन को हटा के हमने कुछ जोड़ दिया तो उस नाम के आगे लगा दो पर। क्या लगा दो बेटा? पर। तो अब जोड़ा क्या? Cl। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पर क्लोरो। अब पर क्लोरो शब्द को पकड़ लेना कि पर का मतलब
बड़े नीचे आपको नज़र नहीं आएगा तो इसका नाम मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा इसलिए मैं नाम ऊपर लिख रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी हाइड्रोजन थे उन सबको हटा के उसके स्थान पे Cl आ गया। तो Cl आया तो आप क्या लिखोगे, क्लोरो, और सभी को हटा दिया तो नाम के आगे क्या लगा दिया, पर। तो पर का मतलब यहाँ पर हमें ये याद करना, पर क्लोरो, और वैसे क्या नाम है इसका, डाई एथिल ईथर। तो पर क्लोरो डाई एथिल ईथर, क्या नाम हो गया बेटा, पर क्लोरो डाई एथिल ईथर। तो यहाँ पर हमने एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात की है बेटा, एल्किल समूह की प्रतिस्थापन की अभिक्रिया की बात, जिसमें पहली अभिक्रिया कौन सी है, हैलोजनीकरण। पहली अभिक्रिया कौन सी लिखी बेटा, हैलोजनीकरण। विशेष बात याद क्या रखनी है, अगर हैलोजनीकरण आपने अंधेरे में करवाई है, सूर्य का प्रकाश वहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो केवल अल्फा हाइड्रोजन होंगे, वहाँ पर एक Cl जुड़ जाएगा या Br जोड़ देंगे। लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश है तो जितने भी हाइड्रोजन है वो सब वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, वहाँ से हम हटा देंगे और उनके स्थान पर हैलोजन जोड़ देंगे। तो ये कंपाउंड, ये रिएक्शन हमने पढ़ ली है। अब बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो बड़ा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करें। ओके बेटा, अब बेटा आगे बात करें कि पहली अभिक्रिया तो थी बेटा एल्किल समूह की। अब जो सेकंड अभिक्रिया वो क्या है, ऑक्सीजन, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है और उस परमाणु पर लोन पेयर होता है, तो उस लोन पेयर के कारण होने वाली क्रिया। तो ईथर में क्रियात्मक समूह में जो ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है उस पर लोन पेयर होता है, उस लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया। तो हम क्या लिखेंगे कि बेटा ईथर क्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित, क्या लिखा बेटा, ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर, या हिंदी में लिखना चाहो तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया। क्या लिखा है, ईथर क्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होने वाली अभिक्रिया। तो इन अभिक्रियाओं की जब हम बात करेंगे तो पहला अभिक्रिया होगी इसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन से। फर्स्ट रिएक्शन हम क्या लेंगे, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से। नंबर 1 वायुमंडलीय ऑक्सीजन से। अब वायुमंडलीय ऑक्सीजन का मतलब सीधा हो गया कि हम जो ईथर की क्रिया है बेटा, ईथर की क्रिया हम वायु से करवाएंगे या वायु में हम ईथर को खुला छोड़ेंगे, जहाँ पर ईथर क्या करेगा, उस ऑक्सीजन का अवशोषण कर लेगा, जिससे बेटा पेरोक्साइड का निर्माण होगा। जिससे बेटा किसका निर्माण होगा, अब बेटा हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर बेटा 2 कंडीशन बनेगी, हम रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं। पहली कंडीशन लिख रहे हैं कि ईथर को वायु में खुला छोड़ने पर, सीधी सा मतलब है इसका मतलब ईथर की जो बोतल थी उसको आपने खुला कर दिया, तो ईथर को वायु में खुला छोड़ने पर ऑक्सीजन के अवशोषण से ईथर पेरोक्साइड बनता है। अगर बेटा ईथर को आपने वायु में खुला छोड़ दिया, ईथर को आपने वायु में खुला छोड़ दिया तो ईथर पेरोक्साइड बनेगा। अब बेटा यहाँ पर एक शब्द है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड शब्द का आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि जब
ऑक्सीजन ऑक्सीजन में एक एकल बंध हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो वहाँ पर हम प्रोक्साइड शब्द का प्रयोग करते, समझने के हिसाब से बता रहा हूँ, नॉर्मली अपने को याद हो जाए कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य एकल बंध हो, वहाँ हम क्या बोल रहा हूँ, प्रोक्साइड। तो रिएक्शन समझते हैं कि ईथर के रूप में जैसे मैंने लिखा बेटा C2H5O C2H5, इसकी क्रिया बेटा मैंने, अब मुझे वायु में है तो मैंने पहले कहा कि वायु का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया होगी। एक दिन किसी बच्चे ने कमेंट्स किए थे, सर ऑक्सीजन से ही क्रिया क्यों होती है, अन्य से क्रिया क्यों नहीं होती है? क्योंकि बेटा आप सब जानते हो वायुमंडल में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस है और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आती है और बाकी गैसें तो बहुत कम ना के बराबर होती है। तो नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस होती है जो किसी के साथ आसानी से क्रिया नहीं करती, इस कारण से नॉर्मली क्रिया कौन करता है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को हम किससे लिखते हैं, O2 से। मुझे यहाँ एक ऑक्सीजन की आवश्यकता है, यहाँ पर कितना है, 2, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा बेटा, 1/2। इसको मैं क्या लिखूंगा, 1/2। तो C2H5O C2H5 प्लस 1/2 O2 के साथ बेटा क्रिया हो गई। अब देखो यहाँ पे वायु में खुला छोड़ा, तो अब ईथर क्या करता है, O2 का 1/2 का मतलब एक ऑक्सीजन, इसके पास लोन पेयर है या नहीं, तो ये अपना एक लोन पेयर देकर ऑक्सीजन के साथ बंध बना लेगा। तो C2H5O C2H5 दो लोन पेयर, तो उनमें से एक लोन पेयर इसने इस ऑक्सीजन को दे दिया, ये कंडीशन आ गई। इसको हम बोल सकते हैं बेटा प्रोक्साइड, और वैसे नाम है इसका होता है डाई एथिल ईथर, और लास्ट में क्या लिख दिया बेटा, प्रोक्साइड। तो डाई एथिल ईथर प्रोक्साइड। तो बेटा ये क्रिया तो थी वायु में खुला छोड़ने पर, लेकिन यदि ईथर को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो हाइड्रोप्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोप्रोक्साइड। जो बेटा समझना यहाँ पे, हाइड्रोप्रोक्साइड OOH, ये कंडीशन होती है। और O तो ईथर था, सॉरी प्रोक्साइड था, अब वहाँ पर एक H, तो क्या नाम हो गया, हाइड्रोप्रोक्साइड। तो यदि ईथर को हमने लंबे समय तक, यदि ईथर को हमने लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दिया, यदि ईथर को हमने लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दिया तो हाइड्रोप्रोक्साइड बनता है। तो बेटा इसके हम समीकरण लिख लेते हैं कि यहाँ लिख रहे बेटा, ईथर को वायु में लंबे समय तक खुला छोड़ने पर, ईथर को वायु में लंबे समय तक खुला छोड़ने पर ईथर हाइड्रो प्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है बेटा, ईथर को यदि वायु में लंबे समय तक हमने खुला छोड़ दिया तो क्या बन गया बेटा, ईथर हाइड्रोप्रोक्साइड बनता है, जो एक विस्फोटक प्रकृति का होता है। जिसकी प्रकृति कैसी होती है बेटा, जो एक विस्फोटक प्रकृति का होता है। और देखो बेटा इसको हम समझते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3, हमने क्या लिया बेटा, डाई एथिल ईथर, क्रिया किससे करवाई, O2 से। अब यहाँ पर आपको एक विशेष ध्यान रखनी बेटा, होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा इस कार्बन से, या आप इससे बाहर निकाल दो, एक ही बात है। यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, उस हाइड्रोजन बाहर निकलने के पश्चात उस कार्बन से एक ऑक्सीजन, फिर दूसरा ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन बंध बनाएगा। देखो यहाँ पे CH3 CH2O CH2 CH3 था, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ऑक्सीजन कितने, 2, तो ये एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन हो गया प्रोक्साइड। अब हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन जोड़ना है,
तो जो हाइड्रोजन हमने यहाँ से बाहर निकाला था, जो हाइड्रोजन हमने यहाँ से बाहर निकाला था उसको अब आप यहाँ जोड़ दो H, तो अब क्या हो जाएगा हाइड्रोपेरोक्साइड। अब पूरा नाम तो जानते हो, डाईएथिल ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड, डाईएथिल ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड, डाईएथिल ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड। तो बेटा यहाँ पर विशेष बात याद रखनी है कि ईथर जो क्रियात्मक समूह है उसमें जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर होता है उसके कारण होने वाली क्रियाओं की बात कर रहे थे, अभिक्रियाओं की बात कर रहे थे। उसमें पहले अभिक्रिया ली हमने वायुमंडलीय ऑक्सीजन से। याद क्या रखना है, अगर ईथर को आपने वायु में खुला छोड़ा तो पेरोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? पेरोक्साइड। लेकिन अगर आपने ईथर को लंबे समय तक, ईथर को आपने यदि लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दिया, ईथर को आपने यदि लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दिया तो वहाँ पर आपका क्या बनता है बेटा? ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण होता है। इसके बाद बेटा हम बात करें कि चैप्टर ज़्यादा बचा नहीं, ज़रा सा बच्चा थोड़ा सा और एंडिंग रहा है, बाकी की बेटा हम बात कल करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। इसी के साथ बेटा अपनी क्लास समाप्त कर रहा हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। और मैंने पहले बता दिया कि टाइम टू टाइम आप इसको याद करते रहना, अन्यथा ऑर्गेनिक का चैप्टर है, मिक्स होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने साथ में इसके नेम रिएक्शन याद किए, नामकरण, रासायनिक अभिक्रिया याद किए तो ठीक है, और एक साथ अगर इसको याद करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल आपस में मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन सी रिएक्शन में क्या लिखना है। तो विशेष ध्यान है बेटा, विशेष ध्यान देकर, क्योंकि एल्कोहल वाला चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से आता है। ठीक है बेटा, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त है।